So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yes, your chemistry teacher from P. Mr. Sadda. कल लास्ट में एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि ये जो 10⁻⁻24 है ये तो हमारे पास पहले से है ना यहाँ पे, ठीक है, कि 1 AMU में जो हमने कैलकुलेशन करी तो उसमें ये तो आपके पास आ गया था कि 1.67 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये तो आ गया था। फिर उनका क्वेश्चन ये था कि 10⁻³ कहाँ से आया, ये जो है ये 10⁻³ ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है बच्चे जब हम ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, ग्राम को किलोग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, इसको हम कहते हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर हमें इक्वेशन बताता है कि एक यूनिट दूसरी यूनिट के कितने डिग्रीज के बराबर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो 1 kg आपके पास जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg आपके पास किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमें किलोग्राम दिया गया हो तो हम उसको ये इक्वेशन यूज करते हुए, अगर हमें किलोग्राम दिया गया हो तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 kg हो तो अब 1 kg 1000 के बराबर है तो 5 kg किसके बराबर होगा? इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये इक्वेशन अगर याद है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अब आपको पता है किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 यानी 10⁻³ अब 1 किलोग्राम आपके पास बराबर है 1000 ग्राम के। अब ये आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर है जिससे हम ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको ये समझाया था कि आपने याद रखना है कि जिसके साथ ये वैल्यू बड़ी लिखी होती है ना, ये वैल्यू बड़ी लिखी होती है, यूनिट के साथ ये वैल्यू बड़ी लिखी होती है, तो आपने समझ लेना है कि ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। और जिसके साथ ये वैल्यू छोटी लिखी होती है तो वो आपके पास लार्जर यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 1000 ग्राम है, दैट मीन्स कि ये इसका एक इसके 1000 के बराबर है। दैट मीन्स कि ये जो है ये छोटे है और ये क्या है? ये बड़ा वैल्यू है, बड़ा यूनिट है आपके पास, ठीक है। अब देखिए तो हम ये हमारे पास लार्जर यूनिट आया, ये हमारे पास आया ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू की नहीं, ये ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किलोग्राम जो यूनिट है आपके पास ये लार्जर यूनिट है, ग्राम जो है आपके पास ये क्या है? स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। और ये कैसे पता चलना है आपका? इस वैल्यू से कि जिस यूनिट के साथ वैल्यू बड़ी होगी तो वो यूनिट छोटा होगा, ठीक है, और जिस यूनिट के साथ वैल्यू छोटी होगी वो यूनिट क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। अब आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना हो, मतलब आपको किलोग्राम में दिया गया हो और आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? तो उस वैल्यू के साथ जो इस छोटी वैल्यू के साथ इस कन्वर्जन फैक्टर में लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे इस कन्वर्जन फैक्टर में छोटी यूनिट के साथ जो वैल्यू लिखी गई दैट इज 1000। दैट मींस कि आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बाय 1000। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1000 के साथ, ठीक है। और अगर आपने स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना हो, स्मॉलर को किस में कन्वर्ट करना हो? लार्जर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आपने उसको उस वैल्यू पे डिवाइड करना है। कौन सी वैल्यू पे? उस वैल्यू पे जो स्मॉलर यूनिट के साथ लिखी गई है, दैट मींस कि डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं तो हमें ग्राम में हमने मालूम कर लिया है, ग्राम में, दैट मींस कि हमने स्मॉलर यूनिट में मालूम कर लिया है और हम उसको लार्जर में कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम में। तब यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब हमने वैसे ही किया, यहाँ पे देखिए हमने वही वैल्यू ली और उसको 1000 पे डिवाइड किया, साथ में हमने किलो लगाया, किलोग्राम। अब देखिए अगर मैं ये यहाँ पे ये किलो की जगह मैं 10⁻³ यानी 1000 पुट कर लूँ तो ये 1000 पे फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये लिखा, फिर लिखा डिवाइड बाय 1000 और साथ में लिखा किलोग्राम, ठीक है। अब ये मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस वैल्यू को ये जो 1.66 है इसको 1000 पे डिवाइड कर दूं तो मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट रेदर देन कन्वर्टिंग एंड मेकिंग अ स्मॉलर वैल्यू जो कि आपके पास फिर से पॉइंट और फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हमें होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस 1000 पे डिवाइड करने की बजाय क्या करते हैं कि 1000 की हम दूसरा जो इसका शक्ल है, जो इसका दूसरा फॉर्म है वो है 10⁻³
1000 का दूसरा फॉर्म क्या है 10⁻3, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे, इसकी जगह बस सिर्फ ये पुट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड नहीं करें, बस हम क्या करें कि 10⁻3 जो है इसको हम जो हमने 1000 की जगह लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर किलो, ठीक है। अगर हम ये किलो नहीं लगाएंगे ना तो फिर आपके पास ये 1000 आपने नहीं लगाना, यहाँ पे किलोग्राम लगा दिया है तो आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना है, ठीक है। क्योंकि हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एरो है आपके पास, ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1000 पे 1000 की जगह हमने 10⁻3 लिखा और उस 10⁻3 को ऊपर लेके गए तो आपके पास उसका साइन जो है वो इनवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपके पास जब आपके पास बेसिस सेम हो, जैसे यहाँ पे देखिए 10 और 10 इन दोनों का बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 24 -24 का साइन लगा लेंगे तो आपके पास ये ऐड करें तो 24 एंड -3 -24 एंड -3 से क्या आएगा -27, ठीक है। तो अभी आपके पास जो आंसर आया है दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। एक ये क्वेश्चन आया कि 1 AMU जो है वो किलोग्राम में इसके बराबर होगा, किलोग्राम में, ठीक है। और एक ऊपर आया कि 1 AMU जो है वो ग्राम में किसके बराबर होगा, तो ग्राम में आपके पास वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो 10⁻³ हमने 10⁻³ हमने लगाया था वो इस किलोग्राम के लिए लगाया था, ठीक है। तो हमने उसको 1000 पे डिवाइड किया, फिर 1000 की जगह हमने 10⁻³ लिखा, फिर उसको ऊपर लेके गए तो उससे आपके पास क्या बना 10⁻³ और फिर हमने उन पावर्स को ऐड किया तो आपके पास आया 10⁻27, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी बच्ची थी जिनको ये समझ नहीं आ रहा था, तो उम्मीद करता हूँ उनको ये समझ आ गया होगा। अच्छा आगे हम पढ़ते हैं। तो हमने कल रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, फिर एएमयू की हमने कैलकुलेशन करी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने एएमयू की जो वैल्यू निकाली थी जो यहाँ पे आपको दी गई है, देखिए 1.6667 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1.66 आप लिखते हो या 1.67 आप लिखते हो, ये कोई मसला नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखते हैं इंटू 10⁻24 ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻27। अब यहाँ देखिए तो ये डायरेक्टली क्या हुआ है, मैंने आपको समझा दिया कि ये -27 कैसे आया है, ठीक है। आपको अब ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अच्छा, अब आपके पास ये सम एलिमेंट्स विद रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दिए गए हैं, ठीक है। सम एलिमेंट्स विद रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपको दिए गए हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है दैट इज 1.0079 AMU, 1.0079 AMU, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है, देखिए ये पॉइंट में है ना, इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये पॉइंट में डेसिमल में क्यों आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या क्या है 1.0079 AMU, ऑक्सीजन का है 15.8994 AMU, ठीक है। और सोडियम का है 22.9897 AMU। हम इसको राउंड अप करके 23 लेते हैं, इसको राउंड अप करके हम 16 लेते हैं, इसको राउंड अप करके हम 1 लेते हैं, ठीक है। एंड मैग्नीशियम का है 24.3050, ठीक है। अब देखिए 3 तो 5 से कम है, इससे हम इसको खत्म करते हैं और ये वही 24 रहेगा, इसको हम राउंड अप करके क्या लेंगे 24 लेंगे। इसका देखिए तो सिल्वर का है 107.8082, तो इसका हम 108 ले सकते हैं, 108 या 108 या 108 AMU, ठीक है। ये आप ले सकते हो इनका। अच्छा आगे जो आपके पास है, तो अब ये वजह कि यहाँ पे ये डेसिमल में क्यों आता है, तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा है कि ये क्यों, तो ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये क्या है एवरेज एटॉमिक मास की वजह से, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं, अच्छा अब एवरेज किसे कहते हैं और एवरेज हम मालूम क्यों करते हैं, ठीक है। तो एवरेज बच्चे औसत को कहते हैं, औसत, अलीफ वो सीन एंड फा है आपके पास, ठीक है। औसत एटॉमिक मास या एटॉमिक कमियत जिसको हम कहते हैं, औसती एटॉमिक कमियत, एवरेज एटॉमिक मास जो आपके पास है, तो ये क्या है। अब जैसे कि आपको याद है तो हमने एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इससे पहले पढ़ी थी एटॉमिक मास से पहले, जिसमें हमने आइसोटोप का जिक्र किया था कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर्स, तो ये हमने पढ़ा था। अब वही बात यहाँ पे आप जो है उसको आप अप्लाई करोगे, ठीक है। कि जो एटॉमिक मासेस है एज कैन बी सीन इन वन टेबल 1.6, यहाँ पे आप देखिए
तो आर रेयरली फाउंड टू बी एग्जैक्टली होल नंबर। तो इसमें से कोई भी आपके पास होल नंबर नहीं है, मतलब कि वो कमतर ही ऐसे आपको, रेयरली मींस कमतर ही, बहुत कम आपको मिलेगा कि वो होल नंबर है। होल नंबर जैसे 0 1 2 3 आपके पास होते हैं ना, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आपके पास कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि atomic masses as can be seen in table 1.6 are rarely found, are hardly found। rarely की जगह आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव दैट इज hardly found। ठीक है, hardly मींस मुश्किल से या बहुत कम आपको मिलता है कि जो एटॉमिक मासेस है वो होल नंबर में है। किसमें है, होल नंबर में। दिस इज बिकॉज मोस्ट एलिमेंट, अब ये डेसिमल में क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये वजह बता रही है ना कि होल नंबर में क्यों नहीं है, डेसिमल क्यों है आपके पास, तो ये इसलिए, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए मोस्ट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। क्योंकि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जो होते हैं, क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स को उर्दू में हमजा बुलाते हैं। ठीक है, हम जैसे आप लिखते हो ना अपने लिए हम, ठीक है, जब आप बहुत सारे लोग होते हो आप लिखते हो हम, ठीक है, तो वो हम आपने लिखना है और साथ में लिखना है जा, जीम अलीफ। ठीक है, हमजा। तो आइसोटोप्स जो आपके पास होते हैं एंड द रिलेटिव टाइम मास मेक्स, जो वो होते हैं आपके पास, कहते हैं कि जो डेसिमल में आ रहा है इसकी वजह ये है कि आपके पास मोस्ट एलिमेंट जो है वो कंपोज्ड होते हैं आपके पास 2 और मोर देन 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स पे। उनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स पाए गए हैं कायनात या यूनिवर्स में, ठीक है, नेचर में। तो इस वजह से द रिलेटिव एटॉमिक मासेस टेक इनटू अकाउंट द अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपको ये डेसिमल में लिया गया है, तो ये इस वजह से डेसिमल में आया है कि हमने उन आइसोटोप्स की अबंडेंस दी है। जैसे कि आपके क्लास में जैसे एक, या हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक घर है ना, एक मुख्तरम साहिब है जिनके 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों में उनके जो 2 है उनकी आंखें आपके पास नीली है और एक की आंख जो है आपके पास वो ब्लैक या ब्राउन कलर की है। तो हम उनका एवरेज लेते हैं कि उनका एवरेज क्या होगा, तो हम कहते हैं कि उनके बच्चों में जो तकरीबन कोई 70% आपके पास आ रहे हैं, 70 या 66%, तो वो आपके पास ग्रीन आइज वाले हैं, जबकि 33% आपके पास क्या आ रहे हैं, वो ब्लू आइज वाले हैं या ब्राउन आइज वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब आपके पास नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है ना, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं 3। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो है वो 3 है, दैट आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसके लिए मतलब देखना चाहते हैं तो आप यूनिट नंबर 2 में जाए, उसमें लास्ट में देखिए आपको आइसोटोप्स टॉपिक के बाद एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन की आइसोटोप डिस्क्राइब करी गई है, तो वो आपने देख लेना है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। एंड आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटियम का एटॉमिक मास यानी मास नंबर जो है वो 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है, एंड ट्रिटियम जैसे ट्राई से निकला है, ट्राई मींस 3, तो उसका मास नंबर जो आपके पास है वो 3 है। ठीक है, प्रोटियम का मास नंबर क्या है, 1 है। ड्यूट्रियम, ड्यू मींस 2, तो ड्यूट्रियम का मास नंबर क्या है, 2 है, एंड ट्रिटियम का मास नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब देखिए 3 आइसोटोप से, तीनों के मासेस अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें से तो किसी का भी 1.007 नहीं है, जो कि हमें टेबल 1.7 में यहाँ पे ऊपर दिया गया है 1.6 में, ये देखें। ठीक है, तो इसमें से तो किसी का भी ये नहीं है, क्योंकि हमें पता चला है कि एक का आपके पास 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो ये 1.007 कैसे आया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये कैसे आता है। ये इस तरह आता है बच्चे कि आपके पास जो प्रोटियम है उसकी अबंडेंस आपके पास 99.985% है, 99.985%। मतलब कि अगर आपके पास आपकी नेचर में 100 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 100 हाइड्रोजन है, तो उसमें से 99.985%, 99.985% आपके पास प्रोटियम वाले हैं। कौन से वाले हैं, प्रोटियम, मतलब वो हाइड्रोजन है जिसके मास नंबर 1 हो। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास ड्यूट्रियम है ना, तो वो है 0.015%, 0.015%। ठीक है, तो वो और भी कम है। ठीक है, एंड ट्रिटियम जो है वो रेयरली फाउंड है, मतलब रेयरली कि बहुत कम, वो कहते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में है। नेग्लिजिबल बहुत कम मिलता है आपके पास, लेकिन नेचर में है वो, इसलिए हम उसको भी इनटू अकाउंट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो डेसिमल में आए हैं ये मासेस, तो ये इस वजह से आए हैं
कि हम एटॉमिक मासेस के साथ क्या लेते हैं, उनकी अबंडेंस भी लेते हैं, नेचुरल अबंडेंस भी साथ में लेते हैं। अब कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए? फार्मूला चाहिए, ठीक है। और वो फार्मूला आपको यहाँ पे अभी समझाया जाएगा, ठीक है। अब द फर्स्ट वन आपको डिफिनीशन लिखवाई गई है कि एवरेज एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है। ये जो एवरेज यानी औसती एटमी कमियत है ना, औसती एटमी कमियत आपके पास है, औसत एटमी कमियत है। एवरेज को क्या कहते हैं? औसत एटम को, एटॉमिक मींस, एटॉमिक मास मींस एटमी कमियत, एटमी कमियत, मास को कमियत कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मींस कि मासेस की, एटॉमिक मासेस की एवरेज है। एटॉमिक मासेस जो आइसोटोप्स की एटॉमिक मासेस है ना, उनकी एवरेज है आपके पास ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के। एवरेज एटॉमिक मास जो आपके पास है, ये क्या है? एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स जो है, किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स के जो एटॉमिक मासेस है, ये उनका एवरेज है। उनका क्या है? एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास क्या है बच्चे? ये किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है, उनके एटॉमिक मासेस का क्या है? एवरेज है आपके पास, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। जो आपने याद रखना है, जो आपने याद करना है, लर्न करना है समझ के, ठीक है। तो वो आपके पास वो फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया होगा, मतलब कि इस फार्मूले को यूज करने से पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको क्या क्या प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो वो प्रोवाइडेड जो आपके हैं वो क्या है? वो है एक, अब देखिए फार्मूले में क्या क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स, कितने आइसोटोप्स है ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स कितने हैं आपके पास। जैसे कि आपको ये पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। इसी तरह से आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये कि आइसोटोप्स कितने हैं, कि उस एलिमेंट के जो पर्टिकुलर एलिमेंट है दैट इज अंडर कंसिडरेशन, जो जिस पे आप गौर कर रहे हो, जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो, जिसका आप एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना चाह रहे हो, तो उसका, उसके आइसोटोप्स कितने हैं, मतलब कि नेचुरली वो कितने आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे जो फार्मूला है उसमें 2 आइसोटोप्स का जिक्र किया गया, अगर 3 होते तो आप यहाँ पे फिर ऐसे प्लस लगाते और फिर वैसे ही लिखते, ठीक है, ये वाला। दूसरा आपको जो पता होना चाहिए, उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस आपको पता होना चाहिए, वो आपको दिए गए होंगे, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया हो ना उसमें सारे दिए गए होंगे। आपको आइसोटोप्स भी दिए गए होंगे कितने हैं, आपको उनके परसेंटेज भी दिए गए होंगे कि वो आइसोटोप जो है वो कितने कितने परसेंट है आपके पास, ठीक है। और आपको उनका, उनके एटॉमिक मासेस भी दिए होंगे। दैट मींस कि आपको कोई भी वरीड नहीं होना, आपने मतलब परेशान नहीं होना कि हम ये कैसे करेंगे। आपको एटॉमिक मासेस भी दिए गए होंगे जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देखिए एटॉमिक मासेस भी आपको दिए गए होंगे, आपको आइसोटोप्स भी देंगे कितने हैं आपके पास, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको परसेंटेज भी दिया गया होगा। आपने बस सिर्फ ये फार्मूला लर्न करना है। एंड what you have to learn is कि how to use this formula, कि आपने इस फार्मूला को यूज कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस। जो आपको परसेंटेज दिया गया होगा, अबंडेंस कहते हैं कसरत को। अबंडेंस किसे कहते हैं बच्चे? कसरत को, ठीक है। जो कसीर तादाद में होते हैं, जो उनके तादाद होती है, उनको बस यहाँ पे आप अबंडेंस कह सकते हो, ठीक है, कसरत, तादाद। तो आपको कह रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ये आपने लेना है साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अगर तीसरा होता तो फिर हम फिर प्लस लगाते, फिर लिखते एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे ये फार्मूले में 2 आइसोटोप्स क्यों लिए गए? क्योंकि आपको जो एग्जांपल के तौर पे समझाया जा रहा है दैट इज क्लोरीन, एंड क्लोरीन हैज a number of 2 naturally occurring isotopes that are chlorine 35, ठीक है, एंड क्लोरीन 37। ये 35 37 आपके पास एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स है, ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखिए तो फॉर एग्जांपल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। एवरेज एटॉमिक मास जो क्लोरीन का है दैट इज 35.5। अब ये 35.5 कैसे आया, ठीक है, तो वो आपको समझा रहे हैं कि कैसे आया ये। बिकॉज देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का आइसोटोप जो है बच्चे वो है 2। कितने हैं? 2, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो 2? तो एक है क्लोरीन 35 एंड द सेकंड वन इज क्लोरीन 37, ठीक है। अब क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आपको मिल गए, दैट मींस कि आपको आइसोटोप का भी पता चल गया कि 2 आइसोटोप्स हैं, उनके मासेस का भी पता चल गया कि एक का 35 है, दूसरे का 37 है आपके पास। अब परसेंटेज हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में जो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है दैट इज परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज आपको दी गई है
कि द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ इन नेचर ऑफ क्लोरीन 35, जो क्लोरीन 35 आपके पास नेचर में उसकी परसेंटेज अकरेंस है, परसेंटेज अबंडेंस है, वो है 75%। कितनी है? 75%। and the percentage of chlorine 37 is 25%. that means इस बात का, इस जुमले का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चे कि आपके पास जो फर्ज करें अगर आप अपनी नेचर में क्लोरीन है आपके नेचर में जो मौजूद है, तो उसमें अगर 100 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है? 100, तो उसमें जो 75 होंगे, ठीक है, 100 में से 75 जो होंगे, ठीक है, वो आपके पास होंगे क्लोरीन 35 वाले। कौन से वाले? क्लोरीन 35 वाले, ठीक है। और जो 25 होंगे आपके पास, वो क्या होंगे? 25, 100 में से 75 क्लोरीन 35 होंगे, और जो 25 है वो आपके पास कौन से होंगे? क्लोरीन 37, ठीक है। दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि आपके पास यहाँ पे परसेंट लिखा है। अब परसेंट का आप अगर इसके मायने देखते हो ना, तो पर का मतलब होता है में से या पी, ठीक है। एंड सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, 100, ठीक है। तो परसेंट मीन 100 में से, या फीसद हम उसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फीसद। सद कहते हैं 100 को, एंड पी मीन्स के पर 100, मतलब कि 25 पर 100 आपके पास क्या है? 100 में से 25 आपके पास क्लोरीन 37 है, एंड 100 में से 75 आपके पास क्या है? क्लोरीन 35। 75% का मतलब क्या है? 75 पर 100, ठीक है, 75 पर 100, तो ये आपके पास क्या है? क्लोरीन 35। अब हमने इनके एटॉमिक मासेस को फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे ये किया, उस फार्मूले का दूसरा फॉर्म हमने यूज किया, और वो फॉर्म वही है, सिर्फ हमने उस आइसोटोप का जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी वही फार्मूला है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, फिर प्लस लगाएंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है। समझ आ रहे हैं? क्योंकि हम प्लस क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे आप अपने मार्क्स का एवरेज मालूम करते हैं तो आप उनको प्लस करते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसका मतलब उसको टोटल मार्क्स पे डिवाइड करते हो, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या लगाना है? ये एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35 आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे, फिर उसके साथ उसकी अबंडेंस लेंगे, फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 लेंगे, यानी 37 आपने लेना है, उसके साथ उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई करनी है, और 100 पे क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो इससे हमने आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ना है? तो आपने देखा कि हम 75 को लेंगे ना, ये जो 75% यहाँ पे है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली किया गया है, आप देखें तो यहाँ पे हम 75 लेंगे, 75 उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75। क्या आ जाएगा? 0.75, क्योंकि 75 का मतलब है 75%, ठीक है। 75% का मतलब है 75 पर 100, आपको मैंने बताया ना 75 पर 100, ठीक है। तो ये आपने ये डिवाइड बाय 100 है ना, ये उस परसेंट के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो 75 डिवाइड बाय 100 से आपके पास क्या आएगा? 0.75, ठीक है। बाकी जो रह गया दैट इज 35 mU, जो मास है आपके पास फर्स्ट आइसोटोप का। तो 70.75 कहाँ से आया? 75 जो इसकी परसेंटेज है वो 100 में से है ना, तो 75 पर 100 आपने 75 को 100 पे डिवाइड किया तो उससे 0.75 आया, मल्टीप्लाई बाय 35 mU, फिर प्लस लगाया, उसके बाद जो 25 है यहाँ पे उसको 100 पे डिवाइड किया, तो 25 को 100 पे डिवाइड करने से आपके पास आया 0.25, और मल्टीप्लाई बाय उसके एटॉमिक मास जो है वो हमने लिखा 37 AMU, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 26.25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 9.25, ठीक है। अब इससे आया 26.25, फिर दरमियान में प्लस लगाया, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बडमास ना, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि हम ब्रैकेट वाले को पहले करते हैं, तो ब्रैकेट वालों को हमने किया, मल्टीप्लिकेशन पहले हमने करी, उससे आपके पास 26.25 आया, और इससे आपके पास आया 9.25, फिर दरमियान में प्लस है तो इन दोनों को प्लस करें, आपके पास आ जाएगा 35.5। होप कि ये आपको समझ आ गया है कि आगे जो हमने अभी पढ़ा था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 35.5, तो वो किस तरह आया, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए आपके पास 35.50 यानी 5 आ गया है, ठीक है। ये 5 के बाद ये 0 लगाना या ना लगाना ये आपकी मर्जी है, इसका अगर ना लगाए तो भी इसका मतलब 50 होगा, ठीक है। आप करोड़ों जीरो लगा देना इसके बाद, ये 50 के बाद, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है, कि 335.50 ये आपने कर दिया, ठीक है। आज अभी जो आपने करना है वो ये है प्रैक्टिस, जिसके आपने करनी है आज होमवर्क में आपने करना है वो ये है कि आपके पास गैलियम एक एलिमेंट है, गैलियम, ठीक है। गैलियम क्या है?
एक एलिमेंट है जिसके बारे में हमने एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में पढ़ा था कि ये हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। ठीक है, आपको याद है हमने पढ़ा था कि हम गैलियम को लेते हैं अपने हाथ पे रखते हैं तो वो हाथ की गर्मी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 29.75। ठीक है, 29.61 is lesser than our body temperature that is 37 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से हम गैलियम को हाथ पे रखते हैं तो वो पिघल जाता है। आप लोगों ने एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ा था, आपको ये अगर आप देख जाए तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 60.108% गैलियम 69 जिसका मास आपके पास क्या है 68.925। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये 69 नहीं लेना क्योंकि आपको यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मास दिया गया है दैट इज 68.9256। ठीक है, ये आपने लेना है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज गैलियम 69, एटॉमिक मास उसका ये है, परसेंटेज उसका ये है। ठीक है, फिर जो दूसरा है 39.892% आपके पास कौन सा है, गैलियम 71 जिसका मास आपको यहाँ पे दिया गया है। दैट मींस कि मास ऑफ सेकंड आइसोटोप ये होगा और उसका परसेंटेज ये होगा। ठीक है, एमयू। अब आपको यहाँ पता चल गया कि दो आइसोटोप से, एक है गैलियम 69 और दूसरा है गैलियम 71। दो आइसोटोप से आइसोटोप का आपको पता चल गया कि आइसोटोप दो है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका परसेंटेज मालूम है कि एक की परसेंटेज जो गैलियम 69 है उसकी परसेंटेज आपके पास 60.108 है, जबकि दूसरी की है 39.892 दैट इज गैलियम 71। ठीक है, उसकी परसेंटेज है। गैलियम 69 का मास आपको यहाँ पे दिया गया है और गैलियम 71 का आपको यहाँ पे दिया गया है। आपने क्या करना है, उस फार्मूले में एटॉमिक मास की जगह ये पुट करना है, परसेंटेज की जगह ये पुट करना है, उसको डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर लास्ट में आपने दोनों वैल्यूज जो आ जाएंगे उसको इसी तरह ऐड करना है, आपके पास गैलियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन आपने करना है वो ये है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको जो डेटा गिवन है यहाँ पे तो उससे आपने क्या करना है, उसका आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे एवरेज रह गया इनसे तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो नियॉन 20 and 10 लिखा हुआ है। आप में से कौन सा शहजादा या शहजादी मुझे ये बता सकता है कि इसमें से ये मास कौन सा है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कौन सा है, कौन बताएगा जल्दी से? शाबाश अल्लाह, कि टाइम ज़ाया ना हो, जल्दी से जो भी बताएगा ना पहले। शाबाश अल्लाह, किसी को पता है इसमें से ये जो नियॉन यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है? जी फातिमा बताए बच्चे, शाबाश। सर इसमें 20 है वो मास नंबर है कौन और जो 10 है वो एटॉमिक नंबर। आवाज बुलंद करके बताए बच्चे। सर 20 है वो मास नंबर है वेरी और गुड, एटॉमिक नंबर इसमें 10 है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा, फातिमा इमरान, फातिमा इमरान आप इसमें बताए बच्चे, इसमें मास नंबर कौन सा है? फातिमा ने ये कौन है? उमेजा, उमेजा बताए बच्चे, इस वाले में मास नंबर कौन सा है? जी उमेजा बताए। सर मास नंबर 21 और एटॉमिक नंबर 10। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये नेक्स्ट कौन बताएगा नियॉन 22 and 10 में? इसमें सैयद खुजैमा, जी बच्चे बताएं। 22 मास नंबर नहीं, 22 सर मास नंबर है और जी। और 22 और 10 मास एक एटॉमिक नंबर दी। 22 मास नंबर है सर और 10 एटॉमिक नंबर है। वेरी गुड, चलिए सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपके पास मास नंबर हमेशा बड़ा होगा और एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बस ठीक है बच्चे, ये आप लोगों ने याद रखना है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तो आपको मास भी दिया गया है, उसका परसेंटेज भी दिया गया और आपको आइसोटोप का काउंट करिए कितने आइसोटोप्स है यहाँ पे, 1 2 and 3। दैट मींस कि 3 आइसोटोप्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आपको उसका परसेंटेज भी दिया गया है, आपको उसका एटॉमिक मास भी दिया गया है और आपको उनके नंबर्स भी दिए गए कि कौन कौन से आइसोटोप्स है आपके पास। तो आपने वही फार्मूला यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे आपने 3 आइसोटोप्स को करना है ऐड। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 फिर प्लस लगाना है। एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 फिर प्लस लगाना है और फिर लिखना है एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप दैट इज नियॉन 22 वाला एंड मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज अबंडेंस एंड डिवाइडेड बाय
100, ठीक है। और फिर इन सब से जो कैलकुलेशन करके आपके पास लास्ट में आएगा उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने से आपके पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान, ठीक है। ये आप लोगों ने आज होमवर्क में बच्चे कर लेना है, ठीक है। और इंतहाई आसान है, तो कोई आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, बस सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, बाकी सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपने बस सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ केमिकल फार्मूला, जिसके बारे में हमने एक क्विक ग्लैंस हमने आगे पढ़ा था कंपाउंड में, ठीक है। कि as you have learned earlier that compounds are represented by chemical formula, कि compounds के कुछ chemical formulas होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला, कीमियाई फार्मूला उनके होते हैं। और वो फार्मूला आपके पास कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज रिटन बाय पुटिंग टुगेदर द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप द कंपाउंड। हम केमिकल फार्मूला कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं? तो ये हम लिखते इस तरह से है कि हम उन सिंबल्स को इकट्ठा करते हैं, उन सिंबल्स को जिनसे वो कंपाउंड बना है, उन एलिमेंट के सिंबल को हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ लिखते हैं। उनके दरमियान कोई मतलब प्लस माइनस आपने नहीं लगाना, प्लस नहीं लगाना आपने उनके दरमियान, ठीक है। आपने अगर फार्मूला है तो उसमें आपने क्या करना है, अगर एक कंपाउंड का फार्मूला है तो उसमें जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है जिनसे वो कंपाउंड बना है उनको आपने यकजा करके एक साथ करके लिखना है, टुगेदर लिखना है। पुटिंग टुगेदर मीन साथ लेके, ठीक है, आपने उसको लिखना है। तो इससे आपके पास आ जाएगा केमिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव रेशियो बाय द एटम्स। और मैंने आपको कहा था शोन बाय द सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखते हैं शोन बाय द सबस्क्रिप्ट रिटन एट द बेस ऑफ ईच सिंबल, शोन बाय द सबस्क्रिप्ट रिटन एट द बेस ऑफ ईच सिंबल, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इसके साथ शोन बाय द सबस्क्रिप्ट रिटन एट द बेस ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, एट द बेस ऑफ सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। शोन बाय द सबस्क्रिप्ट रिटन एट द बेस ऑफ द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट, ये आपके पास यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। अब डिफिनीशन में आपको ये ग्रीन में लिखा गया है, दैट इज अ डिफिनीशन, अ वेल इक्विप्ड फुल फॉर्म डिफिनीशन है आपके पास, ठीक है। वो है कि इट इज एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन कहते हैं बच्चे शॉर्ट नेम को, शॉर्ट नेम जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर लॉन्गर नेम दैट आर हार्ड टू राइट, हार्ड टू प्रेजेंट या हार्ड टू मेमोराइज। तो उसके लिए हमने क्या करने हैं, तो उसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज एन एब्रीविएशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का फुल नेम होता है ना, जैसे कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका फार्मूला है NaOH, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका फुल नेम है और इसका एब्रीविएशन जो है वो है NaOH, ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं इट इज एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, कि हमने फुल कंपाउंड्स का जो नेम है उसकी जगह हम एब्रीविएशन लिख के बाय यूजिंग सिंबल्स, जो इनके सिंबल्स जो एलिमेंट्स होते हैं जो इनको बना रहे होते हैं उन एलिमेंट के सिंबल लिख के, तो इसको हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। अदर वर्ड्स में कहें मतलब कि अलग अल्फाज या इससे और अल्फाज में कहें तो हम या उर्दू में हम कहते हैं बल्फाजी दीगर, बल्फाजी दीगर अगर हम कहें तो वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल फार्मूला। ये दूसरी डिफिनीशन है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे आप कंपाउंड की जगह सब्सटेंस लिख लेते हो तो दैट वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी, क्लियर? तो आपने इस तरह लिखना है, वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला हमें दो चीजों के बारे में बताता है, केमिकल फार्मूला कितनी चीजों के बारे में बताता है बच्चे? दो चीजों के बारे में, एक द टाइप ऑफ एटम्स कि किन एटम से बना है, मतलब किन एलिमेंट से बना है जो कंपाउंड में मौजूद है, उन सिंबल से हमें ये पता चलता है। और दूसरा हमें रेशो का पता बताता है। तो आपने ये याद रखना है, मैंने कल आपसे पूछना है कि केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, तो हमें दो चीजों के बारे में बताता है, एक टाइप ऑफ एटम्स के बारे में और दूसरा रेशो के बारे में कि उन वो एटम्स किस रेशो में कंबाइन हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अभी टाइम चूंकि खत्म होने वाला है, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के पढ़ाए गए टॉपिक में तो वो बच्चे बता सकता है, हैंड रेज करें जी। ये फातिमा इमरान जी, बच्चे बताएं। कुछ बताना चाह रही हो फातिमा? नो सर। चलिए ओके। मलगलर जी, बच्चे बताएं। मलगलरा बताए बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे।
मेक इट क्विक बच्चे, इतना टाइम नहीं है। मतलब जरा अच्छा, ईमान सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे बताएं। सर केमिस्ट्री के वीकली टेस्ट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। सर तो ये तो नोट्स में नहीं है। बच्चे ये आप अपने बुक से हल कर सकते हो। मैंने आपको उसका तरीका बता दिया हुआ है, आपके ग्रुप में मैंने वॉइस मैसेज में शेयर किया हुआ था, आप देख लीजिए अपने क्लास के ग्रुप में ना बच्चे, तो उसको आप सुन लें तो आपको सारा तरीका समझ आ जाएगा। आपने उसको कैसे हल करना है वो आपको पता चल जाएगा बच्चे, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा मरगदर, अभी बताए आप बच्चे, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये क्वेश्चन 2 जरा समझाए मंथली टेस्ट का। वो अभी ईमान का भी यही क्वेश्चन था, तो ईमान को मैंने बता दिया है बच्चे कि ये आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उसमें मैंने कल एक वॉइस मैसेज शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल से आपको उस मैसेज उस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया है, आप वो फॉलो कर ले, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। सर ये जनरल स्केच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाला। हाँ, तो वो जो स्केच पेज नंबर 3 और 4 पे है ना, वो आपने करना है। वो जो मैटर ऊपर लिखा हुआ है, फिर नीचे 2 लाइंस डाल के एक साइड पे मिक्सचर लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे सब्सटेंस, तो वही स्केच आपने सिर्फ ड्रा करना है, ठीक है। ओके थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, और ज़ैन अली खान जी, बच्चे जल्दी बताए। शाबाश अला जवार अली खान। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बच्चे बताएं। सर वो वॉइस मैसेज फिर से ग्रुप में शेयर कर ले। मैंने किया हुआ है, दोबारा शेयर करूं? यस सर। ओके ओके, दोबारा शेयर कर लेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। यू आर वेलकम बच्चे। चलिए अल्लाह हाफिज। शेयर